डियर स्टूडेंट्स, आज जो ये हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बुक नंबर 3 में से, बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें +1 में जैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी थी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसमें भी ये आपकी इसमें से 3 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बैलेंस शीट को आपने याद करना है। कुछ आइटम्स आपको नहीं क्लियर होंगी, क्योंकि वो नई आई हैं आपके पास, वो धीरे धीरे क्लियर होंगी। ये चैप्टर नंबर 1 है और मैं आपको एक एक आइटम को बताऊंगा। आपके पास बुक्स अवेलेबल है। अभी मैंने उस चैप्टर का एक टॉपिक इसलिए छोड़ दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर, कि आपके पास बुक होगी, थोड़ा सा आप क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व कर पाएंगे, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, उनकी पिक भेजनी आसान नहीं थी। अब नए सिरे से शुरू हो रहा है। अब तो बहाना है, कोई जिस तरह मर्जी बनाता रहे कि सर हमें ये नहीं है वो नहीं है। और यूटी का सिलेबस मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगा। यूनिट टेस्ट का क्या, जो हमने कवर कराया होगा वही यूनिट टेस्ट के अंदर आएगा जुलाई में। फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ये वर्टिकल फॉर्म है। ऊपर लिखेंगे नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या है हमारा पर्टिकुलर नोट नंबर। मैं आपको बताऊं, नोट नंबर एक दूसरा कॉलम आएगा, फिगर्स एज पर द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड और फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। यानी कि ये बैलेंस शीट के अंदर आप दोनों की फिगर्स लिखेंगे, पिछले साल की भी, इस साल की। अगर आप लिखते हो पिछले साल की लैंड का रेट, तो इस साल की लैंड का रेट भी लिखना होगा, जिससे आपको कंपेयर हो सके। और ये वर्टिकल फॉर्म है। आपने वहाँ पर कैसे दो साइड में करते थे, एक तरफ लाइबिलिटीज़ करते थे, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स अमाउंट। इसमें वर्टिकल फॉर्म के अंदर है, सीधा लंबाई में है। देखो चीज़ें, पहला टॉपिक है, देखो चीज़ वही है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या आता है, अकाउंटिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर भी क्या आई है, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। इक्विटी क्यों है, क्योंकि यहाँ शेयर कैपिटल है और असली मालिक इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं, इसलिए इक्विटी प्लस लाइबिलिटी शब्द लिखा है। पहला उसके अंदर टॉपिक है, या पहली आइटम है शेयर होल्डर्स फंड। हेड जो है पहला, उसमें पहली आइटम दे रखी है शेयर कैपिटल, वही आएगी ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल। ये नोट नंबर पता क्या है, यहाँ पर सिर्फ टोटल अमाउंट आ जाएगा, उसकी डिटेल जो आएगी ना वो नीचे नोट बनाएंगे, नोट में आएगी। अभी आपको इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी कराऊंगा कंपैरेटिव। अभी आपको सिर्फ बैलेंस शीट को एज ए ही याद करके इस तरह लिख लेना है। तो पहले आइटम क्या है, शेयर कैपिटल। दूसरी क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, जितनी भी है वो सारी कैपिटल आ जाएगी। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने रिजर्व हैं, जितने सरप्लस हैं, वो आते रहेंगे आपको। जैसे अभी आपने पढ़ा था कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, कोई भी रिजर्व इसके अंदर आ जाएगा आपका। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, क्या मतलब है, आपने शेयर वारंट क्या होता है, फुल पेमेंट, जो फुल्ली पेड शेयर जो आपने फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डेट को कंपनी को ने शेयर होल्डर्स को देने हैं, उसकी पेमेंट रिसीव्ड होगी फुल्ली पेड शेयर्स की एडवांस में ही, तो वो यहाँ पर आएगी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, उसको बोलेंगे। फिर है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दूसरा हेड जो है। ये वैसे आपके सिलेबस में भी नहीं है, पर आपको बैलेंस शीट में याद होना चाहिए। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का क्या मतलब है, आई थिंक यही नहीं है, या ऊपर मनी रिसीव वाली एक आइटम नहीं है, मैं अभी बता भी दूंगा कौन सी नहीं है। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट का क्या मतलब है, एक्चुअली आपको मान लो 1 जनवरी को या 1 फरवरी को आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। अलॉटमेंट में और एप्लीकेशन को रिसीव में टाइम होता है कुछ। जैसे आपने एप्लीकेशन दी, उसके बाद 2 या 3 महीने बाद हम शेयर अलॉट करते हैं, तब तक वो पैसा तो हमारे पास पड़ा ना। तो यानी एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट बाद में करनी है इनकी। फिर उसके बाद है, देखो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या आता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल की तो ऊपर आ गई आइटम्स, अब आ गई लाइबिलिटीज़ की। फिर है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है आपकी, नॉन करंट लाइबिलिटी बोल लो, आप +1 में पढ़ते थे करंट लाइबिलिटी और फिक्स लाइबिलिटीज़ मोटे तौर पर। भैया फिक्स लाइबिलिटी को नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। अब नॉन करंट लाइबिलिटी में पहली आइटम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय की उधार। लंबे समय की उधार क्या है, डिबेंचर, आपने +1 में पढ़ा हुआ है। डिबेंचर जो होगा, बैंक लोन होगा, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के एग्जाम्पल्स हैं। डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़, इसको एज इट इज़ याद कर लेना है, आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, अभी आपको हेड याद होना चाहिए। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और भी किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आएगी, मतलब बोरोइंग के अलावा जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आएंगी। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न,
आपके रिज़र्व, प्रोविज़न और लायबिलिटी तीनों में डिफरेंस होता है। फिर भी आप +1 का अगर बुक में से उस कोई आइटम ना समझ आए और जो +1 से रिलेटेड है उसको पढ़ लिया करो। मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। लायबिलिटी तो है जो फिक्स, मैंने अगर किसी के 10,000 रुपये देने हैं, मेरी कन्फर्म है 10,000 रुपये देने हैं, वो मेरी लायबिलिटी है। मैंने किसी के पैसे देने हैं, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, तो मैं उसके लिए पैसे प्रोवाइड करके रख दूंगा, वो बोलेंगे प्रोविज़न। और मैं जो अपने पैसे बचा कर रखूँगा अपनी इनकम में से, उसको बोलेंगे रिजर्व। और प्रोविज़न और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? एग्जैक्ट अमाउंट पता लग जाएगा तो वो लायबिलिटी है, अदरवाइज वो प्रोविज़न है। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न का क्या मतलब है? अब मैं आपको बताता हूँ। मेरी मान लो सैमसंग की कंपनी है, सैमसंग फ्रिज वाला मेरी कंपनी के मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ। अब उसमें क्या होता है कि 2 या 3 साल हमने, या 4 साल रिपेयर का कहते हैं कि हम करेंगे, या एसी की है तो 2 या 4 साल की हम गारंटी देते हैं, भी वारंटी देते हैं, भी हम चीज़ ख़राब होगी रिपेयर करके देंगे। तो इस तरह के लिए हम पैसे प्रोवाइड करके रखेंगे, वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में। कोई सड़क बनाने वाली कंपनी है, वो सड़क को रिपेयर करने का 2 या 3 साल का भी उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है साथ में उसमें, तो उसके लिए पैसे अपने पिछले एक्सपीरियंस से देख लेंगे भी कितने फ्रिज ख़राब होते हैं या कितने एसी ख़राब होते हैं, उसके लिए पैसा प्रोवाइड करके रख देंगे, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। अब कुछ बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर आप ना वीडियो बना कर भेजा करो, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस में। ये आप बेटा मैं अपने यूट्यूब पे भी डाल दूँगा, वहाँ पे भी देख सकते हो। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का क्या मतलब है? छोटे समय की बोरोइंग। छोटे समय की बोरोइंग का क्या मतलब है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग का एग्जांपल है। ट्रेड पेएबल है, करंट, इसमें क्या है कि आपके क्रेडिटर्स और बीपी इसके अंदर आएंगे। अदर करंट लायबिलिटी जो ऊपर में से ना बोरोइंग में आई ना पेएबल में आई, वो किसके अंदर आएंगी? अदर करंट लायबिलिटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर, ये इसके एग्जांपल आएंगे। अभी डिटेल से हम नहीं समझाएंगे किसके अंदर क्या आना है, ये सिर्फ आपने बैलेंस शीट को एज इट इज़ याद कर लेना, इतना आपने। तो अभी हाफ मैंने बताइए, हाफ कल बताऊँगा एसेट साइड। थैंक यू।